जी हाँ दोस्तों, तो क्या आजम खान ने अगर मान ली होती बीजेपी की शर्त तो नहीं जाना होता फिर से जेल। इधर जेल उधर खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। दोस्तों, ये रुधा हुआ गला, गम में डूबी आवाज, जनता की अदालत में खड़े होकर फरियाद करते आजम खान। मगर कथित जालिमों को कोई रहम नहीं आया। बड़े बड़े अपराध वाले नेता मौज काट रहे, मगर मुर्गी चोर जैसे 100 से ज्यादा मुकदमे कराकर विरोधियों ने आजम और उनके परिवार की जिंदगी नरक बनाकर जहरीली मुस्कान में रौब झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान और उनके बेटे को जेल से बाहर आए अभी 2 महीने नहीं पूरे हुए कि फिर से दोनों को जेल जाना पड़ रहा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कई बार के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, जिनके खिलाफ 2 पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हुआ। अदालत ने दोनों को पैन कार्ड केस में दोषी मानते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई। और यहां यह बात जरूर ध्यान में रखने की है दोस्तों कि बीजेपी ने आजम खान के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें मुकदमा चला और सजा हुई। कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से आदेश मिलने पर, पार्टी के आदेश पर बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे, जो कि उस वक्त विधायक थे, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा, 50,000 रुपयों का जुर्माना। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट का फैसला आते ही आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, हालांकि यह सजा रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई, मगर राजनीतिक पंडित और विश्लेषक ये दबी जुबान में कहने लगे कि इस मामले में एफआईआर कराने वाला बीजेपी विधायक ही तो थे, जिनकी सरकार और पुलिस उत्तर प्रदेश में दोनों है। जांच पड़ताल तो एजेंसी ही करती है, जैसा वो चाहे मामला बनाए। मगर इससे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि अगर सितंबर में जेल से निकलने के बाद आजम खान बीजेपी की कथित बात मान लेते तो फिर शायद उनके इस मामले को एजेंसियां ऐसा बनाती कि जांच में उनको ऐसी सजा ना होती। मगर आजम ने टूट जाना पसंद किया, मगर बीजेपी के सामने झुकना पसंद नहीं किया। आखिर किस बात पर कथित तौर पर आजम खान पर दबाव था तब बात मानने के लिए, वह आपको आगे बताता हूं दोस्तों। मगर यहां आपको ये बातें जरूर बताते चलें कि जो बातें तैर रही थी कि बीजेपी चाहती थी जब इस बार आजम खान जेल से बाहर आए कि वो सपा छोड़े, अपना अलग दल बनाए, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बटे, अखिलेश को नुकसान हो, या फिर किसी और दल को वो ज्वाइन कर लें, जैसा कि बीएसपी के लिए अटकलें चल रही थी। मगर आजम ने वैसा नहीं किया। बाकी क्या दबाव था आगे आपको विस्तार से बताता हूं। मगर दोस्तों, इस बीच में आपको अपडेट कर दूं कि एक बार फिर से रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई। सबसे भारी सजा धारा 467, जिसके तहत 7 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना, कुल मिलाकर के दोनों को 7 साल की जेल। यह मामला दोस्तों 2016 का है। 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम ने नामांकन दाखिल किया। कहा यह गया कि असली जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 होने के कारण उनकी उम्र 24 साल थी, जबकि विधायक बनने के लिए कम से कम 25 साल जरूरी है। अब बीजेपी ने आरोप लगाया, आकाश सक्सेना ने, कि आजम खान ने साजिश रची और बेटे के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दिखाई गई। इसी फर्जी पैन कार्ड को बैंक पासबुक और नामांकन पत्र में इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की गई। और फिर 2019 में बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना की शिकायत में पुलिस ने धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, 467 कीमती दस्तावेज की जालसाजी, 468, 471, 420B आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया। आजम खान अभी करीब 1.5 महीने पहले 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे, मगर फिर से उनको
सजा हो गई, उनके बेटे को सजा हुई। दोस्तों, जेल से निकलने के बाद आजम की दर्द भरी आपबीती ने सबको गमगीन उस वक्त किया था। लोग कहने लगे कि आजम होना आसान नहीं है। हर मुश्किल को झेल कर जेल से बाहर आए थे। जो दर्द बयां किया था उसे सुनकर के पत्थर दिल इंसान की भी आंखें नम हो गई थी। सुन लीजिए एक बार। मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? न, इसके लिए। पार्लियामेंट का चुनाव आया और आपने आसिम रजा को हरा दिया। तुम एक ऐसी रियासत में रहते थे जिसका मालिक तुम्हें गधे का बच्चा कहता था। तुम्हारे अजदाद को गधे का बच्चा कहता था और जो गधे का बच्चा कहलाता था वो अपने घर जाकर कहता था आज सरकार ने हमें गधे का बच्चा कहा है। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बेहतरीन शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था। तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। ये था मेरा खुदा। तो दोस्तों, ये उस वक्त का बयान और वीडियो जब आजम खान जेल से छूट करके आए थे। इस मामले में चूंकि 7 साल की सजा हुई है, अगर दोस्तों उनको और उनके बेटे को 5 साल की सजा होती तो कोर्ट उन्हें जमानत पर छोड़ सकता था, क्योंकि वो 5 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस केस में उन्हें 7 साल की सजा हुई। इसके बाद 30 दिन के अंदर वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उनके वकील जजमेंट एनालिसिस करेंगे, तब तमाम बिंदुओं को जांच करके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। मगर दोस्तों, क्या यह संभव हो सकता है कि एक अपराध की 2 बार सजा मिले? मगर आजम खान के मामले में क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, लिखा है आजम खान की एक गलती का उनको 2 बार सजा मिली। आगे उस अखबार ने लिखा है कि इससे पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। यह केस बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ था। अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर में बना हुआ है। चुनाव लड़ने के लिए उस वक्त उन्होंने लखनऊ से दूसरा प्रमाण पत्र बनवाया था। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला के डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया। इन्हीं दोनों डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए। सजा होने के बाद आजम और अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। आजम रामपुर शहर से तो अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक थे। दोस्तों, आपको जल्दी से यह भी बता दूं कि आजम खान को जेल भिजवाने वाले हैं कौन? बीजेपी नेता आकाश सक्सेना। दरअसल आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर शहर सीट पर 5 दिसंबर 2022 को उपचुनाव हुए। 7 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि इससे पहले भी आकाश सक्सेना रामपुर में विधानसभा सीट में 2022 में आजम के खिलाफ चुनाव लड़े, हालांकि हार गए। आकाश तब तक 43 मामलों में आजम के खिलाफ सीधे पक्षकार थे। अब सोचिए, कौन है ये शख्स? 2022 तक यही भारतीय जनता पार्टी का नेता आकाश सक्सेना उस वक्त तक 43 मामलों में सीधे वो शिकायत करता था, एफआईआर दर्ज कराने वाला था। आकाश सक्सेना पेशे से व्यवसायी और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं।
दोस्तों अब आप देखिए कि आजम खान पर कोई ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं जैसा कि बड़े बड़े दूसरे नेताओं पर दर्ज है, और जो कि जैसे कि खुद मामले गंभीर और संगीन मामले खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर थे, जिसे सरकार में आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर से खत्म करा लिया था। मगर आजम खान पर 104 केस कराए गए। उनके बड़े बेटे अदीम आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज कराए गए। उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन पर करीब 40 मामले दर्ज कराए गए, और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा 30 मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए गए। दोस्तों, ये आजम की खासियत है कि सड़क हो या संसद, आजम को कोई हिला नहीं सकता। और शायद यही वजह थी कि आजम खान जिस वक्त 1.5 महीना पहले सितंबर में जेल से बाहर आए थे, उन्होंने तमाम चीजों को इकरार करते हुए सारी शर्तों को ठुकरा दिया था। हमने देखा है, चुनावी सभा हो, रोड शो हो, सड़क हो, संसद हो, आजम खान उनके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको कोई उनकी बात से बस नहीं कर सकता। और यकीन हो तो सुन लीजिए आजम का संसद में दिया गया वो बयान जब आजम दहाड़ रहे थे। 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहां, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहां। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें, हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो। बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा, और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था, और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं मान्यवर। इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे। मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है। जो चाहे कहे, अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और मैं न कहूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। मानो संविधान को। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें संविधान को मानना चाहिए। और जो लोग संविधान को नहीं मानेंगे वो देश के साथ अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है।
पूरा जिस्म हाथों से बना हुआ नहीं है, पूरा जिस्म पैरों से बना हुआ नहीं है। शरीर का एक हिस्सा खत्म कर दिया जाए, इंसान इंसान नहीं रह जाएगा। हिंदुस्तान एक बेहतरीन इंसान है, इसे बेहतरीन इंसान बना रहने दिया जाना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अब जबकि यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की वो शर्तें आजम खान मान लिए होते तो शायद आजम को दोबारा जेल ना जाना पड़ता। हालांकि यह फैसला कोर्ट का है, एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला है, लेकिन दोस्तों चूंकि फैसला कैसे होता है, उसका पूरा सिस्टम क्या है, जांच एजेंसियां, पुलिस या जांच एजेंसियां जांच करती हैं, उसमें वैसे मामले बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और उस आधार पर ही कोर्ट फैसला देता है। और कभी अगर पुलिस बहुत गलती करती है, ब्लंडर करती है, तो फिर कोर्ट उस पर फटकार भी लगाता है। लेकिन दोस्तों, यहां केस कराने वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी का, सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, सरकार के मुखिया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ से आजम खान का 36 का आंकड़ा, पुलिस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में ऐसा कहा जा रहा है। आजम खान का जेल जाना बहुत स्वाभाविक है। कब तक लौटते हैं? 30 के बाद में हाई कोर्ट में वो दोबारा से इस फैसले के खिलाफ में अपील करेंगे, तब क्या होता है देखना अहम होगा। अपनी राय जरूर लिखें।